नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर दोस्तों जो है 8 देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी या यूपी के जो भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस लेवल का, चाहे दोस्तों जो है ग्रुप सी लेवल का, सब में दोस्तों जो है यहाँ पर इतिहास से संबंधित, उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, 1924 में क्या बोला जा रहा है? संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है, पहले नाम था संयुक्त प्रांत, ठीक है, कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? 1924 में संयुक्त प्रांत में। अभी दोस्तों जो है कौन सा शहर है जिसमें उत्तर प्रदेश का, जहां पर दोस्तों जो है भारत के जो भी क्रांतिकारी हैं इनकी बैठक बुलाई गई थी? तो याद रखिएगा ये बुलाया गया था कानपुर में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे हिंदुस्तान जो है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, ये इसका नामक का दोस्तों जो है एक जो है बना, क्या बना? संगठन बना। और इस संगठन की बात करेंगे तो संस्थापक जो सदस्य थे वो थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और दो लोग और हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, और दोस्तों जो है जोगेश चंद्र चटर्जी जी थे, ठीक है। तो सचिन नाथ सान्याल जी याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, और क्या नाम याद रखेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी, और दोस्तों जो है जोगेश चंद्र चटर्जी। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये कानपुर में जो है जब बैठक बुलाया गया था तभी यहाँ पर 1924 में स्थापना हुआ है संगठन का। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो है पूछा जा रहा है पहला कौन सा अधिवेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में, यूपी में? तो यूपी में दोस्तों जो हुआ है प्रयागराज में या कहीं इलाहाबाद में हुआ था। और ये दोस्तों बात करेंगे तो जो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे तो चौथा अधिवेशन था, लेकिन यूपी में बात करेंगे तो यूपी में पहला था। ये दोस्तों जो है चौथा अधिवेशन था। अगर बात करेंगे उसका क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और 1888 में दोस्तों ये संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष पूछ देगा तो यूले थे, जॉर्ज यूले इसके दोस्तों जो है अध्यक्ष थे। और बात करेंगे वर्ष आपका 1800, उसके बाद 92 में जो हुआ, और 1910 में जो हुआ, ये सब जो दोस्तों आपका प्रयागराज में ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे बनारस में, तो वाराणसी में दोस्तों जो है 1905 में जो हुआ, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों जो है लखनऊ में, तो लखनऊ में दोस्तों जो है कई हुआ है। बात करेंगे 1899 का, या फिर दोस्तों 1916 का बात करें, या फिर दोस्तों जो है 1936 का। तो ये सब दोस्तों जो है कब हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। और कानपुर में दोस्तों जो है 1925 में जो है अधिवेशन, या फिर कहिए कि दोस्तों जो है अधिवेशन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था, यूपी का पहला। और ऐसे बात करेंगे तो चौथा यूपी का पहला जो दोस्तों हुआ था वो 1888 में हुआ था, और जॉर्ज यूले थे इसके अध्यक्ष, और प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो सनकादी संप्रदाय को जो इसके संस्थापक हैं, इसके अन्य नाम भी है। एक हंस संप्रदाय इसी का नाम है, क्या नाम है? हंस संप्रदाय इसी का नाम है। और निम्बार्क नाम याद रखिएगा, निम्बार्क है, ठीक है। और अगर बात करेंगे स्थल की बात करें तो इनके प्राचीन मंदिर दोस्तों जो है मथुरा में है, ध्रुव टीले पर। कहाँ पर? ध्रुव टीले पर दोस्तों जो ये है मथुरा में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये दोस्तों जो है द्वैता या फिर कहें द्वैतवाद कहलाता है इनका सिद्धांत। क्या कहलाता है? द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद दोस्तों इनका सिद्धांत कहलाता है। इसी को द्वैत को क्या कहते हैं? भेद, और इसको द्वैतवाद को द्वैत और द्वैतवाद, और बात करें भेद और भेदागत, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। निम्बार्क दोस्तों जो है संस्थापक। नेक्स्ट बात करेंगे, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को एथेंस, भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर ने कहा था काशी को भारत का एथेंस। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये फ्रांसीसी था और
चिकित्सक और यात्री दोनों था। अगर बात करेंगे इसने दोस्तों जो है मुगल राजकुमार, क्या नाम था, दारा शिकोह, दारा शिकोह, शिकोह के लिए दोस्तों एक चिकित्सक के रूप में, चिकित्सक के रूप में इनके लिए कार्य किया था। नेक्स्ट बात करेंगे चंदावर के युद्ध, समय बताया गया 1194, 91 में जानते हैं पहला पानीपत का हुआ है, 92 में दूसरा हुआ, जिसमें ये जयचंद जी ने दोस्तों जो है क्या कर दिया था, मोहम्मद गोरी का, मतलब कुछ आपसी चीज़ें थी जयचंद जी में और पृथ्वीराज चौहान में, उसकी वजह से जो है बहुत हेल्प कर दिया था मोहम्मद गोरी का। तो इसने दोस्तों जो है क्या किया, 92 में हरा दिया जो है पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद यहाँ पर 1194 में फिर जयचंद जी की ऊपर ही पूरा चढ़ाई कर दिया और इनको हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो काफ़ी इन्होंने हेल्प किया था, इसीलिए दोस्तों जो है आप जानते हैं कि दो जो है बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर दोस्तों रोटी लेके भाग ही जाता है, तो वही वाला हाल यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, ये दोस्तों अभी है कहाँ पर, जगह पूछा जा रहा है। तो जगह ऑप्शंस के हिसाब से पता चल जा रहा है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बोला गया है, इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर दोस्तों ये है, याद रखिएगा। चंदावर का जो युद्ध है, या चंदावर दोस्तों जो है जयचंद और मोहम्मद गोरी की जहाँ युद्ध हुआ था, तो ये दोस्तों इटावा में है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपड़ नहीं है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। बनावली कहाँ है, रोपड़ दोस्तों पंजाब में है, और बनावली कहाँ, हरियाणा में है। और हुलास यही है, हुलास कहाँ है, सहारनपुर, सहारनपुर यूपी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन कौन थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, तो ये तो है ही। और जो कौन कौन था, अशफाक उल्लाह खां जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। अंग्रेज एकदम तिलमिला गए थे ये काकोरी जो है कांड होने के बाद। और जो इसमें से जो नहीं थे वो खुदीराम बोस जी थे। ध्यान से सुनिएगा, खुदीराम बोस जी को दोस्तों जो है 30 अप्रैल बहुत ही छोटे एज के थे ये, याद रखिएगा, लगभग 17 से 18 साल के एज में इनको फांसी मिल गई है। और बात करेंगे 1908 में, 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी भी थे, क्या नाम था, प्रफुल्ल चाकी। इन लोगों को दोस्तों जो है क्या दिया गया, फांसी दिया गया बम फेंकने के लिए। और इन अगर बात करेंगे समय की, तो दोस्तों जो है ये चाकी और इन लोगों ने 30 जो है अप्रैल को दोस्तों बम फेंकने का ये आरोप था। और बात करेंगे इनको लगभग 18 वर्ष की आयु में फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को, लगभग 18 साल के एज में इनको जो है फांसी दिया गया। और ये दिया गया मुजफ्फरपुर में, यूपी मुजफ्फरपुर दोस्तों जेल में इनको फांसी दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर नहीं है। तो मुजफ्फरपुर जो है वो आपका बिहार में है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, जो काकोरी है कांड, वो दोस्तों जो है आपका एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है काकोरी में, और एक क्रिएट होता है आपके चौरा चौरी में। तो काकोरी वाला जो है वो ट्रेन डकैती है, और चौरा चौरी वाला जो है पुलिस चौकी में आग लगाया गया है। तो दोनों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और काकोरी बाद में हुआ है और चौरा चौरी पहले हुआ है, ये भी याद रखेंगे। तो 1925 में काकोरी 9 अगस्त 1925 को हुआ है, और चौरा चौरी दोस्तों जो है वो 4 जो है फरवरी 1922 में हुआ है। तो इसमें आपके शामिल थे जो है काकोरी में राजेंद्र लाहिड़ी, और आपके अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे, लेकिन वो इन लोगों से पकड़े नहीं गए, लास्ट में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। देखिए पहले जो होता था वो बाउंड्री जब भी अभी की जो बाउंड्रीज देख रहे हैं आप, जो भी प्रदेश का देख रहे हैं, तो अगर आप सोच लीजिए कि मतलब कोई भी ज़िला का आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप देख रहे हैं इस समय अयोध्या को अगर आप देख रहे हैं, तो ये दोस्तों पुराना नाम जब देखेंगे तो कौशल मिलेगा, कहीं कहीं आपको साकेत मिलेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे साकेत क्या है, कौशल क्या है। और अगर काशी की बात किया जाए
तो काशी अब दोस्तों वाराणसी में हो गया, वाराणसी। ये सब जब महाजनपद था तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई राजा है, ये सबको जीत गया, तो ये काशी महाजनपद बहुत सारे जो महाजनपद या जनपद हैं उनको मिला लेता था, तो बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी। इनकी राजधानी वाराणसी थी, मतलब तो ये राजधानी है, इसका क्षेत्र ये है। तो अब हम काशी को तो इसी के रूप में जानते हैं ना, तो जैसा हम अभी सोचते हैं वैसा कुछ नहीं था। ध्यान से सुनिए, महाजनपद टोटल अभी जो हैं वो आपके 8 दोस्तों जो हैं कहाँ, यूपी में हैं, और इनमें से कुछ हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे उनकी राजधानियाँ एग्जाम में आता है। तो काशी महाजनपद है जिसकी राजधानी आपका वाराणसी, वाराणसी अब तो शहर है काशी, उसी को बोला जाता है। और इसमें जो क्षेत्र की बात करेंगे तो वाराणसी के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो सब इसके अंतर्गत आते थे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे वत्स की, तो वत्स दोस्तों जो है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अभी की बात करें तो इलाहाबाद जिसको कहते हैं या प्रयागराज कहते हैं, उसके आसपास की जितने जगह हैं वो सब आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे महाजनपद कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। और फैज़ाबाद यानी जो अयोध्या है या फैज़ाबाद, इसके आसपास की जितने जगह ये सब आते थे। मल्ल की बात करें, मल्ल की, तो मल्ल का जो राजधानी था वो कुशीनारा था। कुशीनारा दोस्तों जो है अभी की बात करें तो ये तो राजधानी था कुशीनारा ना मल्ल का, लेकिन मल्ल जो था वो क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो देवरिया के आसपास का जितना जगह है ये सब था। चेदी, चेदी की बात करेंगे तो चेदी का दोस्तों जो राजधानी था वो था शक्तिमती, क्या नाम था, शक्तिमती चेदी का। और ये जो क्षेत्र था बुंदेलखंड के आसपास जितना क्षेत्र है वो जो है उसका क्षेत्र था महाजनपद का। कुरु की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और ये दोस्तों जो मेरठ वाला क्षेत्र है, दिल्ली का जो क्षेत्र है, दिल्ली हो गया, थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। सूरसेन की बात करेंगे, सूरसेन की तो ये मथुरा जो आज है, मथुरा ये इसकी राजधानी थी। और अगर बात करेंगे इसकी जो क्षेत्रफल की, तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट एक बचा पांचाल, पांचाल दोस्तों जो है अगर बात करेंगे इसकी राजधानी, तो अभी आगे मैं करवाऊंगा, ये सब कर लेंगे। अहिर छत्र कहते हैं, अहिर छत्र। और ये बरेली और बदायूं, बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद के जो आगे के क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आता है। तो अगर यूपी में बात करें तो 8 महाजनपद हैं इसमें से, 16 में से। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो आ जाइए। अब क्योंकि मैं बोल चुका हूँ इसीलिए मैं राजधानी बता रहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1-2 बार तो आपके दिमाग में गया ही होगा बोलेंगे तो। अब मैंने बताया था आपको कुरु का, क्या बताया था, इंद्रप्रस्थ। कुरुवंश, अगर आपने महाभारत देखा है तो कुरुवंश कहते हैं, पांडव कहते हैं। इंद्रप्रस्थ के लिए झगड़ा हो रहा है तो अब पता चली जा रहा है 4 पहले होगा। पांचाल की राजधानी मैंने बताया था अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, तो ये आपका जो है राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। और कौशल का मैंने क्या बताया था, साकेत, कौशल का साकेत यानी 1 हो जाएगा। और वत्स का कौशाम्बी यानी 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिच्छत्र, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौशल का साकेत, वत्स का कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, नाम है बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ये अवस्थित है अयोध्या में, वर्तमान में नामकरण तो, और है फैजाबाद में, याद रखिएगा नामकरण हो चुका है अयोध्या, तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, इसी को बहू बेगम का मकबरा कहते हैं। अयोध्या या फैजाबाद ऑप्शन में रहेगा, मार देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था। हुसैन शाह अंतिम शासक था, याद रखिएगा। जौनपुर के शर्की जो वंश है इसका दोस्तों जो अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह। इसकी स्थापना याद रखेंगे, जो शर्की वंश है इसकी स्थापना 1394 ईस्वी में हुआ, और ये किया था मलिक सरवर ने, मलिक सरवर द्वारा हुआ था। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे, उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक, FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। और बात करेंगे कब किया था, जो 14वीं शताब्दी है इसके आसपास किया था। और जो किसके लिए किया था, जिसका चचेरा भाई था, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, याद रखिए, जौना खां।
इसी के याद में मानता था, इसी के याद में दोस्तों जो है किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था वो बताना है। तो मुजफ्फर अहमद जी थे, नलिनी गुप्ता जी थी, शौकत उस्मानी थी। साथ ही साथ एक नाम इसी तरह अंसारी जी की तरह ही है, नाम याद रखिएगा, SA नाम है डोंगे, ये शामिल थे। तो ये कौन शामिल नहीं था, ये आपके शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। ये हुआ था आपका 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र था। और इसमें अगर बात करेंगे 1920 में दोस्तों जो है समाजवादी और जो मार्क्सवादी विचारधारा का दोस्तों उदय हो चुका था। और ये जो आपका जो रूसी क्रांति हुआ था 1917, इससे काफ़ी दोस्तों प्रभावित था। और आगे बात करेंगे कम्युनिस्टों की दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो कानपुर का षड्यंत्र अगर बात करेंगे, इसमें जो दोस्तों मुजफ्फर अहमद जी थे, नलिनी गुप्ता जी थे, शौकत अली उस्मानी और ऐसे डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप क्या लगा कि हिंसक क्रांति द्वारा ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जो भारत की संप्रभुता के प्रतीक जो राजा हैं, सम्राट जो हैं, को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो MA अंसारी जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे, हड़प्पा का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश जो है भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और मांडी तो ठीक है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कभी कभी आ सकता है मांडी दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जगह में है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में है। कहाँ है, मुजफ्फरनगर में मांडी है, ठीक है, यूपी में है। नेक्स्ट बात करेंगे, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। कालिजर अगर बात करेंगे, कालिजर या फिर कालिजर की दोस्तों अभियान में क्या हुआ कि बम फट गया। कब, 1545 में बम फट गया। और याद रखेंगे 1540 में हुमायूं और जब शेर शाह के बीच हुआ था युद्ध, हुमायूं को हरा दिया था, शेर शाह दोस्तों जीत गया था, ये भी याद रखेंगे आप। शेर शाह जीत गया था, हुमायूं हार गया था कन्नौज वाले युद्ध में। और ये 40 में हुआ था, 1540 में। लेकिन 1545 में कालिजर का जो युद्ध हुआ, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि इसी के अभियान अभी था, अभियान में ही बम फट गया और इसकी मृत्यु होगी शेर शाह सूरी की। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं वाला बताना है। हुताश सहारनपुर में बता चुका हूं मैं। देसलपुर है गुजरात में। आलमगीरपुर आपका से आलमगीरपुर है और ये आपका दोस्तों जो है मेरठ में है। मांडी मैंने बताया अभी से है, तो ये आपका मुजफ्फरनगर में है। तो कौन यहाँ पर नहीं है, यूपी में देसलपुर नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में है। कन्नौज पर जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। महमूद गजनवी जब कन्नौज पर आक्रमण किया, ये 1018 ईस्वी में किया और इस समय राज्यपाल दोस्तों इसका शासक था। और ये आक्रमण के डर से, भय से कन्नौज छोड़ करके भाग गया, कन्नौज छोड़ करके भाग गया। और सोचिए महमूद गजनवी का कितना जो है खौफ था, और जा कर के बारी में छिप गया। कहाँ, बाड़ी में छिप गया, बाड़ी में छिप गया, दुर्ग में जाकर के छिप गया। इसी के कायरता के कारण चंदेल शासक थे, चंदेल शासक, नाम है विद्याधर। विद्याधर ने दोस्तों क्या किया, राज्यपाल को पराजित करके समाप्त कर दिया कि डरते हो तुम। और याद रखिएगा यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। गुर्जर प्रतिहार शासक दोस्तों अंतिम जो था वो यशपाल था। और ये दोस्तों जो है ये राज्यपाल भी दोस्तों जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का ही था। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद जौनपुर को कहते थे। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जो है, इसका जो है अगर बात करेंगे मदरसा था यहाँ पर, एक था बीबी राजा बेगम नाम है, और ये पत्नी थी जो है शासक महमूद शाह की, महमूद शाह की पत्नी थी, नाम है बीबी
बीबी रजा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो है निर्माण करवाया था। और बात करेंगे यहाँ दो लोग जो है पढ़े थे, दोनों लोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शेर शाह सूरी, शेर शाह दोस्तों यहीं पर दोस्तों जो है शिक्षा प्राप्त किए थे। और मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इसने और इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर शिक्षा लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है दो लोगों का नाम है। और पत्नी किसकी थी? महमूद शाह की पत्नी थी बीबी रजा। इन्हीं ने दोस्तों निर्माण करवाया था वहाँ जो आपका पढ़ाई लिखाई शिक्षा केंद्र जो चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? 97 में हुआ है, 1797 में। 1797 में दोस्तों जो है क्या हुआ कि प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। और सिराजुद्दौला के पश्चात एक थे शुजाउद्दौला, इनके पश्चात दोस्तों जो है क्या हुआ, इनके बाद आसफुद्दौला, क्या नाम है? आसफुद्दौला। और फिर बात करेंगे 1797 में इनका भाई नाम था, क्या नाम था? सआदत अली। ये अवध का दोस्तों नवाब बना। उल्लेखनीय है कि इसी ने दोस्तों जो है सआदत अली ने दोस्तों क्या किया, 1801 में प्रयागराज सहित कई जो अन्य क्षेत्र हैं ये सभी अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में सुरक्षा मांगी, सुरक्षा की गारंटी मांगी। तो सबसे बाद वाला दोस्तों ये 97 है, तो इसको राइट आंसर कर देंगे डी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कब कब हुआ ये तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कौन सा नंबर का ये जो है अधिवेशन रहा कांग्रेस का, और अध्यक्ष कौन रहे, ध्यान से सुनेंगे। मेरठ में जो हुआ 55वां था कांग्रेस का। और दोस्तों ये आपका 46 में हुआ था, और 46 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। कानपुर की बात करेंगे तो ये 41वां था, और इसकी जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। और ये 1925 में हुआ, 41वां था, ये 1925 में हुआ। और इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। बचा आपका लखनऊ और बनारस। तो बनारस वाला आपका 1905 में हुआ, लखनऊ वाला आपका 1916 में हुआ। तो जो बनारस वाला था वो दोस्तों आपका 21वां था, और ये आपका लखनऊ वाला 32वां था। तो लखनऊ वाला जो था यहाँ पर अंबिका चरण जो है चरण मजुमदार जी ये अध्यक्ष रहे। और बनारस वाले में गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे, गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे। तो कुछ इस प्रकार से जहां भी ऑप्शंस में दिया हो उसको आप कर सकते हैं टिक। फिर से बता दूं, मेरठ में 55वां था, कानपुर में आपका 41वां था, और जो 55वां था यानी सबसे बाद में हुआ होगा ऑप्शंस के अनुसार, सबसे बाद में जो है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए 46 है, लगाना आसान है। और ये 32वां था, तो ये 41वां के बाद 32वां है, फिर उसके बाद ये कौन सा है? ये आपका 21वां है। तो आप जान रहे हैं 41वां, इसके बाद 46 के जो है थोड़ा सा पीछे रहा होगा, तो 25 में कानपुर का कर देंगे। लखनऊ का 32वां है तो 16 हो जाएगा, 21वां सबसे छोटा है तो आपका 1905 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण भाग बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अलग कर दिया गया, और यहाँ पर दोस्तों एक गवर्नर बैठाया गया। तो ये जो किया गया है आपका 1833 में हुआ है। ध्यान से सुनेंगे क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र के का क्या हुआ, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हम लोग थे, मतलब उत्तर प्रदेश था, इससे पहले था। 1833 के बाद क्या हुआ, ये प्रेसिडेंसी अलग करके क्या हुआ, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। और यहाँ पर अलग दोस्तों जो है आपका गवर्नर जनरल होता था कहाँ, बंगाल में। गवर्नर यहाँ के लिए अलग नियुक्ति इसकी की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र अगर बात करेंगे वर्षों तक दोस्तों जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा है, इधर के आसपास के अधिकतर वहाँ पे अधीन थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। ध्यान से सुनिए,
कोयल, इसको ट्रिक से मैं याद कराऊंगा। कोयल दोस्तों जो है ये आपका अलीगढ़ से संबंधित है। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये पूर्व मध्यकालीन जो उत्तर प्रदेश का जो शहर था इसके बारे में बात हो रही है। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो या फिर किस नाम से किसको जानते हैं ये भी कह सकते हैं। तो कोयल या इसी को कोल कहते थे, कोल। ये कहाँ है वर्तमान में, किसको कहते हैं तो अलीगढ़ को कहते हैं, याद रखिएगा। मैं अभी याद करवाऊंगा इसको, ठीक है, सब याद करवाऊंगा चारों, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। महोत्सव नगर दोस्तों कहते हैं महोबा को, याद रखिएगा। महोदय श्री कहते हैं कन्नौज को, जुजाक भुक्ति कौशाम्बी कहते हैं। ये तो पहले से मैच है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में हो सकता है मैच करके नहीं देगा। तो आप कैसे याद करेंगे, कोल और कोयल, याद रखिएगा। कोल और कोयल अलीगढ़ को कहते हैं। अलीगढ़ को मैं बता चुका हूँ तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ताला के लिए प्रसिद्ध है। तो ताला खोल कोल, ताला खोल कोल, याद हो गया। म से महोत्सव नगर और म से आपको महोबा है। तो महोत्सव कब होगा, महबूबा से मिलेंगे तब। तो महोबा हो गया, महोत्सव हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपका। उसके लिए आपके लिए वही तो त्यौहार है। महोदय श्री किसको कहेंगे, महोदय श्री कन्नौज में होता है इत्र। इत्र लगाते हैं बड़े बड़े लोग, महोदय इत्यादि लोग सेंट मार के आते हैं। तो देखिए श्री छिड़क लेते हैं, तो महोदय श्री हो जाएगा। एकदम भयंकर ट्रिक है। जोजाक भुक्ति बच गया, ये आपका कौशाम्बी है। तो याद करना, लास्ट एक है भी याद कर सकते हैं, जोजाक भुक्ति रिलेटेड है कौशाम्बी से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे महोदय श्री, महोदय श्री कौन आते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं सेंट मार के जाते हैं। तो सेंट माने इत्र लगा के जाते हैं, कन्नौज। श्री छींक लेते हैं सेंट, तो बहुत आसान हो गया। चलिए महोत्सव वाला बोल देगा तो आपका महोबा हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस जो विद्रोह है का नेतृत्व किसने किया था। बनारस में दोस्तों जो विद्रोह जो नेतृत्व किए थे वो राजा चेत सिंह जी ने किया था। विद्रोह किया था, लेकिन भैया जो है अंग्रेजों ने इसको बहुत ही दिमाग लगा के दबा दिया और इन्हीं के परिवार में से पैसा वसूलना चालू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों जो है विद्रोह किया था आपका चेत सिंह जी ने 1780 से 81 के आसपास, ठीक है, इसके बीच में इन्होंने किया। वारेन हेस्टिंग दोस्तों जो है इसने क्या किया, राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया मांगा। कहाँ से लाएंगे, युद्ध कर के रूप में, वो नहीं जानता है वो। तो चेत सिंह ने कहा कि पैसे वैसे देने वाले नहीं हैं, तो जो होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों अंग्रेजों ने इनको धोखे से क्या किया, बंदी बना लिया। चेता है ये, चेत सिंह, ठीक है, चेत सिंह जी को बंदी बना लिया। और अब क्या हुआ, इनके जो सैनिक थे ये तो बंदी बना लिए गए, सैनिक ने दोस्तों विद्रोह कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया फिर, और क्या किया, इन्हीं के दोस्तों जो है दुर्व्यवहार के लिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन इन्हीं के जो भतीजे थे, अब देखिए 5 लाख रुपये अंग्रेजों ने मांगा था, भतीजे को मना लिया, दबा करके गद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया। नाम है महीप नारायण। महीप नारायण को बैठा दिया और देखिए इन्हीं से 40 लाख रुपया, अभी 5 लाख रुपया नहीं दे रहे थे, झगड़ा हो रहा था, 40 लाख रुपया दोस्तों जो है कंपनी को जो है कर देना स्वीकार कर लिया। किसने, इन्हीं के जो है महीप नारायण ने। तो याद रखिएगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे काकोरी जो षड्यंत्र है, या अभी नाम बदल देख के कराया गया है, एक्शन हुआ था। काकोरी एक्शन, जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है वो आपका 1897 में है, शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ, यूपी में। और इनको जो फांसी दिया गया गोरखपुर में दिया गया है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब दिया गया, ये जन्म इनका दोस्तों जो है आपका 11 जून जो है 11 जून 1897 हुआ था। इनको जो फांसी दिया गया वो 19 दिसंबर दोस्तों जो है 1927 में, यानी लगभग 30 साल के थे तब इनको दोस्तों फांसी दे दिया गया। साथ ही साथ काकोरी वाला षड्यंत्र वाला ये समय भी याद रखिएगा, 9 अगस्त का है 1925 में काकोरी, ठीक है। तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो है आरोप में जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहड़ी जी थे, और अशफाक उल्ला खां जी थे, ठाकुर रोशन सिंह जी थे। इन चारों लोगों को जो है अंग्रेजों ने मतलब फांसी दे दिया, लटका दिया।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक नए एकावृहद जन आंदोलन प्रारंभ का नेतृत्व किसने किया। जिसका नेतृत्व किया मतलब किसने किया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये नेतृत्व किया मदारी पासी ने। ध्यान से सुनिएगा, अवध का एका आंदोलन या एकावृहद जन आंदोलन हरदोई जिले तथा उत्तरी जो अवध का पश्चिमी जिला है इसमें दोस्तों ये शुरू हुआ और 1921 के अंत में और 1922 के स्टार्टिंग में ये प्रारंभ हुआ। और इसमें दो नाम आते हैं, एक मदारी पासी जी का, एक है नाम सहदेव जी। इन लोगों ने नेतृत्व किया और आंदोलन चलाने का उद्देश्य था जो लगान ले रहे थे, नकद रूप में रूपांतरित करना था और जो अंग्रेज लोग लगान लेते थे इसके लिए दोस्तों ये था। और हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में ये चलाया गया। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दिलाई जाती थी सभा स्थल पर, और किसान निर्धारित लगान से एक भी पैसा जो है अधिक लगान नहीं देंगे, इसके लिए ये था। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 36 में हुआ, लखनऊ में, याद रखिएगा। 1935 में संयुक्त प्रांत उस समय नाम था, किसान संघ की स्थापना हुई 1935 में। ऑप्शन सबसे कहाँ है, यहाँ पर है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी वर्ष दोस्तों जो है एन जी रंगा और अन्य किसानों ने जो है प्रांतीय जो किसान सभा है इसको मिलकर के एक अखिल जो है किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। और ये दोस्तों जो है क्या हुआ, 11 अप्रैल 1936 को दोस्तों लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रो एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए। और जो अखिल भारतीय किसान सभा को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 सितंबर 1936 को दोस्तों जो है किसान दिवस के रूप में, तो 1 सितंबर याद रखिएगा, मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय, आ गया फिर वही किसान कांग्रेस महासभा के सचिव के रूप में। तो रंगा जी का भी मैंने बताया, एन जी रंगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 11 अप्रैल को बन रहा है। 1935 में क्या हुआ था, अप्रैल 1935 में संयुक्त जो प्रांत था किसान संघ की स्थापना वहाँ पर हुई। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी का पुराना नाम है। अब इसमें क्या हुआ, इसी वर्ष में एन जी रंगा और अन्य किसान मिलकर के प्रांतीय जो किसान सभा है ये सभी मिलकर के एक अखिल जो है किसान संगठन बनाने की योजना इन्होंने बनाया, अखिल। तो जब ये बनाया तो क्या हुआ, इसी उद्देश्य से इन्होंने जो है किसान नेताओं को इकट्ठा करके मतलब एक एक करके जो है क्या किया, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बुलाई और इसकी स्थापना की। और क्या हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर एन जी रंगा। तो सहजानंद जो दोस्तों हैं स्वामी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष था दोस्तों, अगर आ जाएगा तो इनका नाम आप याद रखेंगे, अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और बात करेंगे सचिव के रूप में एन जी रंगा जी थे, प्रोफेसर एन जी रंगा जी महासचिव के रूप में नियुक्त हुए। और बात करेंगे इस अधिवेशन को दोस्तों जो है भारतीय किसान सभा को दोस्तों जो है किसने संबोधित किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने संबोधित किया, ये भी याद रखेंगे। और 1 सितंबर 1936 को इसीलिए किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 सितंबर को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो है संस्कृति एवं ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें ऐतिहासिक एक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो नहीं है उसको मार देना है आपको। बुद्ध जी दोस्तों ऑप्शंस के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शंस के अनुसार बुद्ध जी का भी नाम आता है, राम जी हैं ही, और नवाबों का शहर कहते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शंस के अनुसार आप जो है यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, महाराज को हटा सकते हैं। तो डी मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में हुआ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध ने दोस्तों जो है आप जानते हैं जो कुशीनगर में दोस्तों शरीर छोड़े हैं, और पहला जो है आप दिए हैं आपके सारनाथ में, तो ये भी यूपी से रिलेटेड है। राम जी का तो मतलब प्रकटकरण ही हुआ आपके यूपी में, मतलब बात करेंगे तो उस समय के अनुसार बात करेंगे तो अयोध्या में। और नवाबों का शहर कहते ही हैं लखनऊ को, तो ये सब तो रिलेटेड ही है। महाराज यहाँ पर
गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ। अवध का दोस्तों जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ आपका 56 में, 1856 में। जो नवाब थे अंतिम अवध के वो थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह। 1847 से 1856, ठीक है। ये रहे, इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ये डलहौजी ने दोस्तों व्यापक जो इसकी सिद्धांत का था, इसमें दोस्तों जो है इसने 1848 में सतारा जो राज्य है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बाद में इसने जो है धीरे धीरे जैतपुर और फिर बात करेंगे उदयपुर। तो अगर पहला पूछा जाएगा कहाँ कौन से राज्य को मिला है तो सतारा याद रखिएगा। जैतपुर, उदयपुर, आपके झांसी, नागपुर, ये सबको धीरे धीरे अंग बना लिया। तो 56 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मंगल पांडे सिपाही था। तो दोस्तों ये सिपाही थे बोलना चाहिए था, सिपाही थे किस चीज़ के, तो मंगल पांडे थे दोस्तों, याद रखिएगा। 1827 से लेकर के 1857 तक इनका समय है। बैरकपुर के सैनिक छावनी की दोस्तों 34वीं जो बटालियन थी, बैरकपुर जो है, बैरकपुर की जो छावनी है उसकी 34वीं बटालियन के बंगाल नेटिव्स की बात करेंगे तो 34वीं किसी ऑप्शन में है ही नहीं, बंगाल नेटिव्स की बात करेंगे। और मंगल पांडे 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत भी माने जाते हैं, सैनिक विद्रोह के भी अग्रदूत माने जाते हैं। 34वीं बटालियन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। तो महालवाड़ी जो प्रणाली है वो कहाँ लगा गया, ये लागू किया गया आपके यूपी में लागू किया गया। ध्यान से सुनिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रांत है और पंजाब हो गया। और यहाँ पर दोस्तों जो है ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। 30% दोस्तों जो है बात करेंगे तो महालवाड़ी व्यवस्था होती क्या है। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है, महाल का जो तात्पर्य है जागीर या गांव होता था। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल या जिसको गांव कहते थे के साथ दोस्तों जो है स्थापित की गई कृषक जो हैं के साथ नहीं, ग्राम का महाल या आधारित जो भूमि व्यवस्था था ये दोस्तों जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कुछ नीतियों को मिलाकर के लागू की गई। अगर बात करेंगे जन्मदाता, ये पूछ देगा तो याद रखिएगा जो है हाल्ट जो मैकेंजी थे ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं। हाल्ट मैकेंजी क्या था ये दोस्तों गांव के साथ जो स्थापित की गई जो कृषक के साथ नहीं है, वो दोस्तों जो है ग्राम या फिर महाल के आधारित जो भू व्यवस्था है इसको रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसकी नीतियों कुल मिलाकर के लागू किया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी वाला। तो राइट आंसर का दोस्तों यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि महापरि जो है निर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ पर है। तो ये महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, मैंने बताया कुशीनारा वही कुशीनगर है। और बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है आपके स्तूप हैं कुछ, जैसे एग्जाम में आता है कि ये रामाभर स्तूप कहाँ है। तो रामाभर स्तूप बात करेंगे, या फिर दोस्तों जो है बिड़ला, क्या बात करेंगे, बिड़ला बुद्ध मंदिर दोस्तों ये कहाँ है। राम जानकी मंदिर ये सब दोस्तों जो है कहाँ है आपका कुशीनगर में। और याद रखेंगे महापरिनिर्वाण अवस्थित आपके 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर है, कहाँ है, कुशीनगर में आपके है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ है। देखिए 2 इसके उत्तर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो बिठूर है, ये है कानपुर में, कानपुर से दोस्तों जो है ये कानपुर से लगभग दोस्तों कहीं 20 किलोमीटर दिया रहता है, कहीं 21 किसी के आसपास, कहीं 24। तो ये गंगा नदी के तट पर है। कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर आप याद रखिएगा, उसके आसपास का जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। 20 भी याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बार तो वैसा ऑप्शन देगा नहीं कि आप फंस जाएँ। ठीक है, कानपुर के निकट है, 24 किलोमीटर कह लीजिए, 20 किलोमीटर कह लीजिए, 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और इसी को एक नाम से जानते हैं, ब्रह्मवर्त। साथ ही साथ एक और नाम आता है, चित्रकूट को भी मानते हैं कि दोस्तों जो है यहाँ भी इनका आश्रम है वाल्मीकि जी का। ठीक है, तो दोनों को मानते हैं, लेकिन
ऑप्शन से ज़्यादा वैधता बिठूर को आप देंगे, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता है इसको प्राचीन काल का। और अगर बात करेंगे झांसी की रानी जी की लक्ष्मीबाई दोस्तों यहीं पर कुछ समय तक रही थी। कहाँ पर? बिठूर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कार्तिक मास में यहाँ पर दोस्तों एक मेला लगता है। और बात करेंगे कालपी, जिसको जो जालौन में जो है, जालौन में इसमें दोस्तों व्यास और नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास टीले पर जो ऋषि व्यास जी हैं इनका आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर हिरण्यकश्यप का महल था, जहाँ जो है प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। और श्रावस्ती की बात करें तो दोस्तों जैन आश्रम है और भगवान बुद्ध जी भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे, श्रावस्ती पर। कालपी दोस्तों जो है आपके जालौन में है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर 2 टीला है आपका, व्यास टीला और नरसिंह टीला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वह प्राचीन स्थल जहाँ, ध्यान सुनेंगे, 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों के, तो ये था नैमिषारण्य, याद रखिएगा, नैमिषारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों 60,000 मुनियों की सभा थी, संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर जो है क्या है, वृषासुर का वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि जो है दधीचि जी जो हैं, सुर का क्या नाम था, जो है वित्तासुर, क्या नाम था, वित्तासुर की दोस्तों जो है वध करने के लिए महर्षि दधीचि जी से प्रार्थना किया था। महर्षि दधीचि जी ने यहाँ पर दोस्तों आध्यात्मिक विकास केंद्र है ये, और अपनी हड्डियाँ दी थी। और बात करेंगे यहीं पर दोस्तों जो है 88,000, एक तो मैंने बताया 60,000, 88,000 ऋषियों की दोस्तों तपस्थली ये रही है, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों जो है 30,000 दोस्तों जो है क्या है, तीर्थ स्थल है। तो 4 चीज़ मैंने बताया यहाँ पर। नैमिषारण्य के बारे में बताया कि 60,000 जो मुनियों की सभा बुलाई गई थी, और महाभारत कथा यानी कि जय संहिता इसी का नाम है, इसका दोस्तों किया गया। और ये नैमिषारण्य है कहाँ पर? ये है सीतापुर में। और सुनिए, वृत्रासुर है दोस्तों, जिसकी जो है वध करने के लिए जिसका महर्षि दधीचि जी से देवताओं ने प्रार्थना किया था। 88,000 जो ऋषि हैं इसका तपस्थली है। 30,000 दोस्तों जो है तीर्थ स्थल है यहाँ पर। ये सब पॉइंट जो मैंने अभी बोला ये सब आपको याद रखना है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से जो है एक उपस्थित है, आपको बताना है कहाँ पर उपस्थित है। प्रसिद्ध जो नैमिषारण्य तीर्थ है जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो यूपी में है, सीतापुर में। 60,000 सभा बुलाई गई थी, ये याद रखेंगे। 88,000 दोस्तों जो है ऋषियों की तपस्थली है। 30,000 जो है तीर्थ स्थल है यहाँ पर, और सीतापुर में ये है। और कुछ इसमें यहीं पर दोस्तों जो है वृत्रासुर दोस्तों जो है इसके वध के लिए महर्षि दधीचि जी ने यहाँ पर दोस्तों देवताओं ने प्रार्थना किया था महर्षि दधीचि जी से। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है और बताना है, तो ध्यान से सुनिए। 84 गुंबद, ये है आपके जालौन में। 84 ऊपर 2 ठो है, नीचे आपके जालौन में औ की मात्रा है, तो कोरिलेट करना बहुत ही आसान है। जामा मस्जिद दोस्तों जो है मुरादाबाद में है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध स्तूप दोस्तों जो है ये आपका कुशीनगर से पकड़ में आ ही जा रहा है, तो दोस्तों ये कुशीनगर भी होगा। और कामादगिरी दोस्तों जो पर्वत है चित्रकूट में है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 84 गुंबद के लिए दोस्तों ये 4 लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका 4 से है भी, तो 4 जालौन में है। और जामा मस्जिद दोस्तों आपका है मुरादाबाद, यानी 3 हो जाएगा। बौद्ध स्तूप दोस्तों आपका कुशीनगर 2 हो जाएगा, और कामादगिरी जो पर्वत है वो आपका चित्रकूट में 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी आपका जो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। धम्मेक स्तूप जो है ये सारनाथ में है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में है। साथ ही साथ और ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है और क्या दिया है। कौशाम्बी को मिलाना है, और मैंने बताया था कुशीनगर में आपका राम भर आपका स्तूप है। साथ ही साथ मैंने बताया कि जो कुशीनगर है वहाँ पर आपका बिड़ला बुद्ध मंदिर भी है, राम जानकी मंदिर भी है, तो ये मिल मैच हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है आपके जो बोला जा रहा है यहाँ पर
कौन कौन सा है, और धार्मिक स्तूप सारनाथ में है, तो ये ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। कौशाम्बी का पहले मैच करते हैं। कौशाम्बी दोस्तों यहाँ पर मठ है। घोषिता जो है, घोषिता राम होना चाहिए था, घोषिता पाम हो गया है, राम दोस्तों मठ है, घोषिता राम मठ। ये कहाँ है? ये दोस्तों कौशाम्बी में है, यानी पहले आपका 2 होगा। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ है, और दूसरा आपका कुशीनगर है। कुशीनगर में रामभर स्तूप, जानकी जो राम जानकी मंदिर है, वो बुद्ध बिड़ला बुद्ध मंदिर है, ये सब है। तो 3 हो जाएगा। सारनाथ में दोस्तों जो है, और सारनाथ के लिए धार्मिक स्तूप है, यानी 1 हो जाएगा, पहले नंबर ऑप्शन पे था। और आपका जो 4 नंबर मैच हुआ है, श्रावस्ती में आपका सहित महित है, तो यहाँ पर आपका जो है 4 का 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। तो अमीर खुसरो दोस्तों जो है ये आपका पटियाली, ये अभी दोस्तों जो है कासगंज में है। उस पहले आपका एटा में था, एटा कासगंज याद रखिएगा। दोनों में से जैसा ऑप्शन दे उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर जो तोते हिंद इनको कहते हैं, लोकप्रिय हैं ये, हिंदुस्तान में खड़ी बोली का दोस्तों इनको जन्मदाता मानते हैं। तोते हिंद तोता कहते हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कालपी नगर किस नदी के तट पर है। तो कालपी नगर दोस्तों मैंने बताया था, कालपी जब आ जाए तो आप समझ लीजिएगा बात हो रही है जो है जालौन के आसपास के जगह की। कालपी जब आ जाएगा तो आप याद रखेंगे जालौन के आसपास की जगह की बात हो रही है। तो किस नदी के तट पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों जो आपका स्थित है, ये आपका दोस्तों जो है यमुना नदी के तट पर है। यमुना दोस्तों 19 जो जिला है यूपी का, वहाँ से दोस्तों ये गुजरती हैं, या फिर कहिए हो करके बहती हैं, ठीक है। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर बात करें गंगा जी की, तो गंगा जी की इसी में बात करते हैं। यमुना जी 19 और गंगा जी 28 जो जिला है यूपी का, बिजनौर से एंटर करती हैं और जो बलिया से बाहर हो जाती हैं गंगा जी। और ये गंगा जी यमुना जी प्रयागराज में मिल जाती हैं, याद रखिएगा। तो ये 19 जो है जिलों से होती हुई क्या होती हैं, जैसे कि मैं नाम ले लूँ तो जो है चाप आकार में, जो बृहद चाप होता है वैसे कुछ जो है चाप बनाती हैं यमुना जी। और सहारनपुर, आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज, ऐसे आपके बहती हुई 19 जिलों से बहती हुई आके गंगा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कहते हैं किसको? वाराणसी को, बनारस जिसको कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, धरती पर सबसे पुराना शहर, या कह सकते हैं पुराना नगर, ऐसे करके जो भी ऑप्शंस देगा वहाँ पर आपको वाराणसी के अलावा किसी को भी चुनना नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 घाट के लिए जाना जाता है, गंगा किनारे है, गंगा वरुणा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुप्त काल में टेराकोटा यानी जो दोस्तों पक्की मिट्टी के जो ईंट हैं बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये दोस्तों कानपुर में है, याद रखिएगा। गुप्त काल का है, भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष यहाँ पर उपलब्ध हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूने में से एक ये है, और ईंट से बना यह मंदिर है। अपने में सुरक्षित और उच्च साँचे में ढली हुई जो ईंटें हैं, इसमें दोस्तों विशेष रूप से इसी का प्रयोग किया गया है। छत्र की बात करें, छत के ऊपर की तो शिखरमयी है, और बाहर की दीवारों और ताकों में दोस्तों जो है मृणमयी मूर्तियां जो है दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण के द्वारा किया गया था। रानी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम आता है, याद रखिएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काशी में अनेक आक्रमण हुए और बार बार जीर्णोद्धार हुआ है, तो इसमें जो नाम आता है काशी यानी वाराणसी में भगवान विश्वनाथ जी रहते हैं, मतलब उनका ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जगह है ये। और काशी विश्वनाथ जो है गंगा नदी के तट पर है। और बात करेंगे जो इतिहास की, तो दोस्तों 35,000 लगभग में बात करेंगे, 3500 लगभग बात करेंगे वर्षों का लिखित इतिहास है। लिखित अगर इतिहास की बात करेंगे तो 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। लेकिन दोस्तों बहुत ही पुराना जीवंत नगरी बोला जाता है। लेकिन बार बार दोस्तों इस पर जो है क्या हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और हमले हुए हैं। और दोस्तों 1780 में इंदौर की महारानी थी, इंदौर की
रानी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने दोस्तों जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया या निर्माण करवाया कह सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त मैंने बताया था बिठूर में है, वर्तमान में किस, तो कानपुर में बिठूर है। 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 21 किलोमीटर ऐसे दिया रहेगा। बिठूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर बैठ कर के जो है कहेंगे कि जो है यहीं पर वाल्मीकि जी ने क्या किया था, रामायण की रचना की थी। साथ साथ सीता माता ने अपने जो है निर्वासन का जो समय है वो यहाँ पर दोस्तों जो है बिताया था। साथ ही साथ जो वाल्मीकि जी का एक आश्रम चित्रकूट में भी माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण के द्वारा करवाया गया। आगरा के मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, तो याद रखिएगा शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ है ये, इसका जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पर्ल जो मॉस्क्यू है की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने जो शाही दरबार के लिए करवाया था और इसके शीर्ष पर 3 गुंबद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। यह देखने में काफ़ी जो है आकर्षक लगते हैं और यहाँ गुंबदाकार खोखले से बनी हुई श्रृंखला है। और बात करेंगे इसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर करके किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। ध्यान सुनिए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस जो है शासक ने करवाया था, याद रखिएगा। ये शासक का नाम है, इसमें दोस्तों जो है याद रखिएगा गंगा यमुना तहजीब की परंपरा को परिभाषित किया गया है। और बात करेंगे तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम है इनकी सांस्कृतिक जो प्रथाओं हैं, अनुष्ठान है, लोक व जो भाषाई परंपरा है, इसको ये जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना याद रखिएगा 1714 में नवाब मोहम्मद खां जो बंगस थे इन्होंने करवाया था। फर्रुखाबाद का नाम मुग़ल बादशाह जो फर्रुखशियार है इसके नाम पर रखा गया। काशी की तरह ही यहाँ पर दोस्तों गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट भी है। तो ऑप्शंस के अनुसार कोई भी नहीं है। तो और याद रखिएगा घटिया घाट या फिर पांचाल घाट भी है यहाँ पर। ऐतिहासिक जो है विश्राम स्थल और पक्के घाट भी यहाँ बने हुए हैं। तो अगर फर्रुखाबाद का नाम की बात करेंगे तो जो मुग़ल बादशाह फर्रुखशियार थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो और इसका स्थापना याद रखेंगे तो मोहम्मद खां के जो मोहम्मद खां था, नाम था बगस, दोस्तों इसी ने करवाया था, बंगश। नेक्स्ट बात करेंगे नरसिंह की सबसे, नरसिंह देव जी हैं, इन्हीं का दोस्तों जो है सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ है। शैलोत्कीर्ण मतलब पत्थर वाली। तो शैलोत्कीर्ण जो मंदिर मतलब जो मूर्ति है सबसे ऊंची की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा दुधई गांव में है, ललितपुर में। ललितपुर में दुधई गांव, तो जो आपका दुधई यहाँ पर दिया हुआ है ललितपुर, याद रखिएगा। ललितपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र का हिस्सा है, ललितपुर यूपी में दोस्तों यहाँ पर ये है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो प्रतिमा है ये 35 फीट ऊंची है, 35 फीट दोस्तों ये ऊंची है। और मुख जानते हैं नरसिंह देव जी का शेर का है और शरीर जो है मनुष्य का है। हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों गुप्त वंशीय अनेक दोस्तों मूर्तियाँ और मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने या फिर बुद्ध जी ने यहाँ पर पैदा हुए थे, गलत बात है। ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, गलत बात है। ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया तो सारनाथ में दिया था, यहाँ मर गए थे, मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुशीनगर बौद्धों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या हुआ था भैया, यहाँ पर क्या हुआ था नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है क्या क्या है। तो रामभर स्तूप है और बिड़ला प्रसिद्ध दोस्तों बौद्ध मंदिर भी है, बिड़ला वाला याद रखिएगा। राम जानकी मंदिर भी है, राम जानकी मंदिर भी है। तो ये तीनों बात आप याद रखेंगे। रामभर स्तूप भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बड़ा इमामबाड़ा जो स्मारक है ये लखनऊ में है और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इसको दोस्तों भूल भुलैया भी कहते हैं, याद रखिएगा। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा आपकी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। निर्माण याद रखिएगा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसे इसका जो निर्माण है आसफुद्दौला ने वर्ष जो दोस्तों 1784 में आसफुद्दौला
1784 में करवाया था। एक विशाल गुम्बद नुमा हॉल और 50 मीटर लंबा, 15 मीटर जो है ऊंचा, 15 मीटर ऊंचा और ये लंबा है। ठीक है, इस इमामबाड़ा में एक जो है असरी मस्जिद है जहां गैर मुस्लिम लोग को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। असरी मस्जिद में सुन लीजिएगा, गैर मुस्लिम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मस्जिद परिसर में आंगन की दो दोस्तों जो है ऊंची मीनारें भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे घोषिताराम, जहाँ बुद्ध दोस्तों कुछ जो है समय के लिए रुके थे, ये कहाँ स्थित है? घोषिताराम दोस्तों जो है ये आपके जो स्थित है कौशाम्बी में है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो है कौशाम्बी जिले में स्थित है। एक प्रसिद्ध उद्यान था, विहार कह सकते हैं, उद्यान कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो है घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध का निवास के लिए जाना जाता था। और श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने पर है, ये भी याद रखिएगा। श्रेष्ठी जो घोषित है भवन, ये भी कौशाम्बी में है। नेक्स्ट देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में लमही एक जगह है दोस्तों, पांडेपुर से लगभग बात करें तो 5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और बात करेंगे तो इनका जन्म 21 जुलाई 1880 में दोस्तों जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जो नाम है धनपत राय है असली, और इनके पिताजी का नाम है अजायब राय। ठीक है, और ये थे डाक मुंशी थे। आप मुंशी प्रेमचंद समझ ही रहे हैं, ये नाम हो गया। और ये नौकरी करके परिवार का जो भरण पोषण करते थे। इन्होंने दोस्तों माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस जागरण नाम के जो है पत्र आपके प्रकाशन किए। भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से इनको नवाजा गया है। कुछ कृतियां हैं इनकी, बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे कि कुछ कृतियां हैं गोदान आता है, कर्म भूमि आता है, कर्म भूमि, प्रेम श्रम आता है, प्रेम श्रम, रंग भूमि, गबन आता है, गबन, करबला आता है, करबला, प्रेम की बेदी आता है, सेवा सदन आता है, मानसरोवर कविता संग्रह है। ये सब इनकी कृतियां बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट देखिए, भव्य दोस्तों जो है जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो कि मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। भव्य जैन जो स्तूप है इसके अवशेष कंकाली टीला से निकाला गया, जो कि मथुरा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे 1890 से 91 में दोस्तों डॉक्टर हैं फूहर नाम है के नेतृत्व में खुदाई हुई, जिसमें जो है दोस्तों ये आपका निकला। और टीले को दोस्तों कंकाली देवी मंदिर भी यहाँ पर है, जो कंकाली टीला है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कंकाली टीला रखा गया है, कंकाली देवी मंदिर है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत हैं, क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर उत्तर प्रदेश के में स्थित है। जो है ये शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह कहाँ है? यूपी में। तो ये जो है आपके फतेहपुर सीकरी में है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र हैं ये, जो है शेख सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती जी के पौत्र हैं, अजमेर के जो ख्वाजा थे। और ये दोस्तों जो है फतेहपुर सीकरी के समीप है, ये आगरा के नज़दीक है। आगरा के नज़दीक में पश्चिम में ये है फतेहपुर सीकरी, और लाल बालू पत्थर है उससे बना हुआ है। अकबर ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया है या बसाया है। यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ है, एक तो पंचमहल है, 5 मंजिला है, 5 महल है, और बुलंद दरवाज़ा है। दोनों आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। अकबर ने इस सब चीज़ का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट बात करेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मथुरा के आसपास के क्षेत्र को अभी मैंने जब बता रहा था मैं, तो बता ही रहा था सूरसेन की राजधानी मथुरा, तो ऐसे याद करवा रहा था आपको। तो 8 दोस्तों 16 महाजनपद में से 8 यूपी में ही हैं, तो यही सूरसेन कहते थे, याद रखिएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजधानी इसकी मथुरा थी। और बात करेंगे दोस्तों मत्स्य मतलब इस समय बात करेंगे तो राजस्थान का जगह। ठीक है, मत्स्य है, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान इस समय की बात करें तो।
अंग की बात करें तो अंग इस समय बिहार है, बिहार, और इसकी राजधानी थी चंपा। पांचाल ये बरेलू बदायूं के जो जगह है, बरेली या फिर जो बदायूं है अभी ये है, और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ये सब मैंने आपको लगभग बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक जो समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। संपादक पूछा जा रहा है, दैनिक के थे दोस्तों संपादक हिंदुस्तान के, वो थे आपके मदन मोहन मालवीय जी। महामना नाम से इनको जानते हैं। मरणोपरांत दोस्तों इनको क्या भारत रत्न मिल चुका है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इनका एक नाम आता है जो है बीएचयू की स्थापना के लिए, बीएचयू जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1916 में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठी सदी यानी बीसी, पीछे की बात कर रहा है, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा है, के दौरान बीसी की बात कर रहा है, के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा है, किन क्षेत्रों को चेदी कहते थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो है 8 महाजनपद अभी भी जो है यूपी में ही है। चेदी किसको कहते थे, तो चेदी कहते थे बुंदेलखंड को। और अगर बात करेंगे तो जो क्षेत्र था बुंदेलखंड चेदी वाला, बुंदेलखंड के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा। और इसकी राजधानी याद रखिएगा, चेदी की थी शक्तिमती, इसकी राजधानी थी। फिर से रिपीट एक बार मैं कर दे रहा हूँ 8 महाजनपदों का। काशी का था वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स महाजनपद का था राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती था, फैजाबाद या जो अयोध्या इसके आसपास का क्षेत्र था। मल्ल था कुशीनारा, यानी बात करेंगे देवरिया आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। और चेदी की बात करेंगे तो इसका राजधानी था शक्तिमती, और ये था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। कंबोज की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो है आपका इसका राजधानी था जो है हाटक, और ये था राजौरी और जो हजारा के आसपास का क्षेत्र है। सूरसेन की बात करेंगे मथुरा था, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। पांचाल जो है अहिच्छत्र, बरेली और बदायूं के आसपास का क्षेत्र था, फर्रुखाबाद इत्यादि। नेक्स्ट बात करेंगे राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भद्र बिहार नामक ज्ञान का एक बृहद केंद्र की स्थापना किया। पूछा जा रहा है कहाँ पर किया, कन्नौज, याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने भद्र बिहार नामक ज्ञान का एक बृहद केंद्र की स्थापना किया। हर्ष की दरबारी कवि बाण भट्ट हैं जो कि कादंबरी के रचयिता हैं, हर्षचरित के रचयिता हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ जिसमें से जो है रचना किया था, एक प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली, एक है नागानंद, इसकी रचना किया था, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खालिस्तान के संग्रहालय में संरक्षित है। तो ये सारनाथ का है, और याद रखिएगा चतुर्मुख है सिंह। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख दोस्तों शीर्ष स्तंभ है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको अपनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति, अभी बताया आपको जो है, या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने बताया जोजाक भुक्ति जो था वो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, तो या फिर इसी को जय होटी भी कहते हैं, याद रखिएगा जय होटी, या फिर क्या कहेगा जय होटी, या फिर दोस्तों जोजाक भुक्ति, बुंदेलखंड क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और बात करेंगे एक जो है वीर प्रविश्विनी भूमि रही है, और यह भूमि उत्तर प्रदेश का आंशिक रूप से मध्य प्रदेश से भी जुड़ती है। और बात करेंगे तो कभी इस पर चंदेल जो राजा थे उनका शासन था, और जानी जाती थी इसके लिए। प्रतिहार साम्राज्य का पतन के बाद बुंदेलखंड भूमि में चंदेल शासकों का उदय हुआ, या स्वतंत्र राजनीति इतिहास यहाँ पर प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत यहाँ पर आ गया, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ स्थानांतरित किया।
पहले ध्यान से सुनेंगे, ये चेंज बहुत हुआ है। राजधानी आपका शुरू में था आपका आगरा, फिर आपका हुआ प्रयागराज, फिर प्रयागराज से लखनऊ हुआ, जो कि क्या बोला जा रहा है, आंशिक रूप से हुआ था, याद रखिएगा आंशिक रूप से। तो जो है कहाँ से, प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद से आपका दोस्तों जो है क्या हुआ, लखनऊ शिफ्ट हुआ, ठीक है, आंशिक रूप से। और 1935 में इसको जो है पूर्ण रूप से जो है कर दिया गया राजधानी, ठीक है। इलाहाबाद को दोस्तों न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है और लखनऊ को प्रशासनिक व विधायिक राजधानी के रूप से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और उसकी खंडपीठ लखनऊ में ही, याद रखेंगे आप। गौतम बुद्ध की माँ जो है देवदा बोला जा रहा है, राज्य का नाम है, ठीक है, के शासक परिवार से थी, को अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये, तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है इनकी माँ का नाम था महामाया। अगर बात करेंगे कोलीय वंश की थी और वर्तमान बात करेंगे तो बस्ती यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बस्ती। वर्तमान में दोस्तों जो है बस्ती जिले में अवस्थित है। कोलीय गणराज्य उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है। बुद्धकालीन गणराज्य ये था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर वही आ गया, वाल्मीकि जी का आश्रम ब्रह्मवर्त था बिठूर में, ठीक है, कानपुर के पास में है, लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास। 1 जनवरी 1800 जो है आपके 45 को उत्तर प्रदेश ने, खालिस्तान है, 1845 को नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। इसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो नाम था बनारस अखबार 45 में, और गोविंद जी ने, इनका टोटल नाम है आपका पूरा गोविंद रघुनाथ जी ने संपादन किया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है 1 जनवरी को 1845 में उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक दोस्तों पहली हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण नामे थत्ते ने संपादित किया। अखबार के संचालक यानी डायरेक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और हिंदी प्रथम समाचार पत्र का नाम है उदन मार्तंड, जिसको दोस्तों 1826 में, तो देखिए 26 में उदन मार्तंड को 30 मई 1826 में कलकत्ता से शुरू किया गया था, हिंदी का अगर पूछ ले। लेकिन यूपी का अगर पूछ ले पहला, तो इसको याद रखिए बनारस अखबार, ठीक है। और इसके संपादक जो उदंत मार्तंड है, इसके संपादक थे जुगल किशोर जी थे, किशोर शुक्ल नाम है, और इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भेड़कुंड, जहाँ अर्जुन क्या किए थे ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ है, ये आपका जो है फर्रुखाबाद में है, याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फर्रुखाबाद में है। और पांचाल नरेश द्रुपद पुत्री जो थी द्रौपदी, इनसे शादी करने के लिए मछली की आंख में निशाना बनाया था, यूपी के फर्रुखाबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट देखिए, पांचाल का अगर राजधानी आ जाएगा तो याद रखिए उस समय अहिच्छत्र कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खालिस्तानी संप्रदाय से संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, याद रखिएगा। मूलतः इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट और इनका जो जन्म है वो 5 जून जो है 1972 में उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जगह का नाम है पौड़ी गढ़वाल, क्या नाम है, पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें दोस्तों जो है मुख्यमंत्री के रूप में हैं और हिंदू युवा वाहिनी और दोस्तों हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी के लिए संस्थापक भी रहे हैं और नाथ संप्रदाय से ये हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म मैंने बताया था कासगंज एटा पटियाली में हुआ था। तो इस समय क्या दिया है, एटा दिया है। देखिए कभी कासगंज दे सकता है, एटा दे सकता है, पटियाली दे सकता है, ये सब चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है। और 1253 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पटियाली जगह का नाम है, ग्राम का नाम है, ठीक है, और ज़िला जो है वह एटा और वर्तमान में कासगंज, याद रखेंगे। तबला के लिए, खड़ी बोली के लिए आविष्कारक इनको मानते हैं। 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था स्वयं। बहू बेगम का मकबरा मैंने बताया था इसके बारे में, अयोध्या फैज़ाबाद हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
याद रखिएगा इनका जो नाम है वो है जो निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शुजाउद्दौला ने। अपनी प्रिय बेगम नाम था उन्मत्तु जूहर, नाम है उन्मत्ती जूहर दोस्तों बेगम है, बहु बेगम का मकबरा इनको कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का डी हो जाएगा, फैज़ाबाद या अयोध्या। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहते हैं? तो जानते हैं लखनऊ को कहते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नवाबों का शहर कहते हैं, राजधानी के रूप में है। वर्तमान अगर बात करें जो लखनऊ का वर्तमान स्वरूप है ये आसफुद्दौला ने 1775 में दोस्तों किया था। ब्रिटिश काल की अवध की राजधानी रही है ये। और जो लखनऊ में अपनी जो नज़ाकत है या तहजीब है, बहुसांस्कृतिक, दशहरी आम, चिकनकारी, बाग हैं, बाग मतलब बाग बगीचा वाला, तो ये सब के लिए प्रसिद्ध है ये। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो ऑप्शंस के अनुसार सबसे कम आपके पारसी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 0.01% हैं। हिंदू की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, हिंदू का लगभग 80% है, यानी 79.73 है, ठीक है, परसेंट। इस्लाम या मुस्लिम जिनको धर्म कहते हैं तो 19.26% हैं। बौद्ध जिनको कहते हैं वो दोस्तों आपके हैं आपके 0.10%। इसी तरीके से आप सिख याद रखेंगे, सिख जो हैं वो आपके हैं 0.32%। और ईसाई दोस्तों जो हैं 0.18% ईसाई। इसी प्रकार से जैन जो हैं वो आपके बौद्ध से थोड़े से अधिक यानी 0.11% हैं। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार प्रतिशत बताया आपको। बाकी नेक्स्ट जनगणना के बाद डाटा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है 14वीं शताब्दी में की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है, याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। शर्की जो राजवंश था उसके जो है हुसैन शाह अंतिम है। तो जो राजवंश में इब्राहिम शाह थे, इब्राहिम शाह शर्की, इसने 1408 ईस्वी में दोस्तों बनवाया था। अटाला मस्जिद दोस्तों जो है शर्की स्थापत्य शैली के लिए उत्तम नमूना है, जौनपुर में है। नेक्स्ट बात करेंगे अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है। 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है अपनाई थी? तो दोस्तों ये नवाब की उपाधि अपनाते थे, याद रखिएगा, नवाबों का सर इसीलिए कहते हैं। राइट आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करेंगे जो है 1772 से दोस्तों अगर बात करेंगे तो एक नाम है 1772 में सादत खां बुरहान उल मुल्क, पूरा नाम है इनका। ये अवध के अंतिम जो नवाब थे वाजिद अली शाह था, ठीक है। और बात करेंगे 1856 में, जो ये 56 का समय है, इस समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध को दोस्तों जो है ब्रिटिश जो है इसके शासन के अधीन कर लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, मैंने बताया था भूल भुलैया इसको कहते हैं, लखनऊ में है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आसफुद्दौला ने दोस्तों इसको बनवाया था, याद रखिएगा, बड़ा इमाम बाड़ा। आसफी मस्जिद भी यहाँ पर है और जिसमें गैर जो मुस्लिम हैं, मतलब मुस्लिम के अलावा जो लोग हैं वो लोग का जाना इसमें वर्जित है। और मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ है? ब्रह्मवर्त कहते हैं उसको, और बिठूर में है, गंगा नदी के किनारे है। और कोई मानता है चित्रकूट में भी इनका आश्रम है। तो ये कानपुर से 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ यहीं पर बैठ करके जो है रामायण का रचना इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जानते हैं? चित्तू पांडे जी का नाम याद रखिएगा, चित्तू पांडे जी को शेरे बलिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने दोस्तों जो है क्या किया था, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें दोस्तों इन्होंने भाग लिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 19 अगस्त जो है 1942 में बलिया में अस्थायी सरकार की नेतृत्व भी इन्होंने कर दिया था, ठीक है, अस्थायी सरकार का। नेक्स्ट बात करेंगे अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, आपको बताना है।
जिन्होंने 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। हजरत महल नाम था, याद रखिएगा, अवध के क्षेत्र से ये थी और इनका एक छोटा सा लड़का था। और 1857 में इन्होंने दोस्तों अवध क्षेत्र से, या कहा जाए कि लखनऊ से, अगर जो है दे देता है जगह का नाम, तो लखनऊ से दोस्तों इन्होंने जो है अल्पवयस्क बेटा, इनका नाम था बिरजिस नाम था, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके प्रशासन का जो भार है वो खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना किया। अंत में दोस्तों जो है 1858 को दोस्तों जो है गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर फिर अधिकार कर लिया था। ये थे आपके कैंपवेल ने ऐसा किया, गोरखा रेजिमेंट की सहायता से कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे परमहंस योगानंद गिरी जी, जिन्होंने पश्चिम में योग के ज्ञान से परिचित किया पश्चिम को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, गोरखपुर में हुआ था। जो है परमहंस श्री योगानंद गिरी जी, यानी इनका जो मूल नाम था मुकुंद लाल घोष नाम था इनका मूल। जन्म है 5 जनवरी 1893, गोरखपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था। श्री योगानंद 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी संत थे, जिन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया, पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1857 में विद्रोह, जो 1857 है उसके विद्रोह में कानपुर से नेता कौन था, तो कानपुर से थे आपके नाना साहब। कौन थे, नाना साहब दोस्तों जो है कानपुर से थे, याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह के समय बात करेंगे आप, जो भी ये 1857 की क्रांति हुई है इसमें सैनिक विद्रोह कहते हैं, कई लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। अंग्रेजों के अलग अलग यहाँ पर हथकंडे थे, दिमाग लगाते थे, तो कुछ जगह है जिससे संबंधित लोग हैं उनको याद रखना है। से कुंवर जो है जगदीश सिंह का नाम आता है, कुंवर सिंह की नाम आती है, तो ये सब जो नाम है ये सब आपको याद होना चाहिए। कुछ लोगों का मैं नाम लेता हूँ, जैसे आपका हजरत महल जी थी, ये तो कानपुर से थे। हजरत महल जी जो थी वो दोस्तों जो है लखनऊ, या कहा जाए कि अवध के क्षेत्र को, और क्या नाम था उनके लड़के का, बिजरिस जो है कादिर नाम था, अल्प जो है वयस्क लड़के थे। और बात करेंगे कुछ और लोग हैं, जैसे कुंवर सिंह जी हैं बिहार के कुंवर सिंह जी, बहादुर शाह जी जो थे दिल्ली से थे, और नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत, और झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी जो हैं झांसी से थीं। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोस्तों जो है उसमें भूमिका निभाई 1857 के क्रांति में, या फिर कहा जाए सैनिक विद्रोह, जो भी कहते थे अंग्रेज, अलग अलग चीज़ें वो नाम देते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो रोजा जो मकबरा है वो दोस्तों जो है ये मकबरा बदायूं में स्थित है। राइट आंसर का डी हो जाएगा, बदायूं में स्थित है। नवाब जो है इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता था। इस मकबरे का निर्माण 1000 दोस्तों जो है 94 हिजरी उनके हिसाब से, और सन की बात किया जाए तो सन आप याद रखेंगे 1690 में दोस्तों कराया गया। इस मकबरे की लंबाई जो है बदायूं में है 152 फुट है, और चौड़ाई जो है दोस्तों 150 है, तो लगभग ये दोस्तों कह सकते हैं वर्ग की तरह ही है। नेक्स्ट देखेंगे, सारनाथ एक पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है, तो वाराणसी बनारस के नज़दीक है। ठीक है, तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। और यहाँ पर वरुणा और गंगा नदी हैं बनारस में, और इसको ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे गौतम बुद्ध ने दोस्तों जो है यहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक जो समय या उपदेश जो दिया है वो श्रावस्ती में दिया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश इन्होंने दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास से इस सेट का, तो उत्तर प्रदेश को पहले दोस्तों जो है संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जो है याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, देखिए आज़ाद होने के बाद भी क्या था, आज़ाद होने के बाद भी दोस्तों जो है नाम था संयुक्त प्रांत ही, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत आगरा अवध का रूप में ये था। और 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में क्या हुआ, स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। और क्या हुआ 24 जनवरी, इसीलिए दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को, 2018 से मनाया जा रहा है। ठीक है। और बात करेंगे 9 नवंबर में एक चेंज हुआ था, क्या हुआ था, उत्तराखंड इसी से 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड इससे तोड़ करके बना दिया गया, यूटी कर दीजिए, यूके कर दीजिए, तोड़ करके बनाया गया। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था। आगे दोस्तों हम जो देखेंगे वो संस्कृति, नृत्य, मेले, ये सब जो यूपी के उत्सव इत्यादि हैं उनको देखेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही सेट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।